नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज। आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है। कहने को तो 74 साल पहले आज देश आजाद हो गया था, लेकिन वाकई में देश आज आजाद है? क्या बहुजन समाज को बराबर का हक मिला है? और क्या देश की नारी, देश की बेटी बिना डरे बिना सहमे कहीं आ जा सकती हैं, अपने इच्छा अनुसार काम कर सकती हैं? इन्हीं सभी मुद्दों पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र यादव जी, NIN के अनमरुल हुड्डा जी। इनसे हम जानेंगे इन सभी मसलों पे। तो मेरा सबसे पहला सवाल महेंद्र यादव जी से है। सर, क्या लगता है कि देश को आजाद हुए 74 साल हो गए, लेकिन क्या बहुजन समाज आज आजाद है? क्या बराबरी का हक उसे मिला है? निश्चित तौर पर देश को आजाद हुए 74 साल हो चुके हैं, लेकिन बहुजन समाज को कितनी आजादी वास्तव में मिली है, इसको देखने के लिए इस बात को समझना पड़ेगा कि बहुजन समाज भी और पूरा भारतीय समाज भी वर्गों में बटा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है। और आज जब 74 साल बाद हम बहुजन समाज को कितनी आजादी मिली इसका आकलन करें, तो इस आजादी का हिस्सा भी सभी वर्गों तक अलग अलग अनुपात में पहुंचा है। निश्चित तौर पर जो स्वतंत्रता के पहले जो भी बहुजन समाज के नेता थे, उनको जो जिस तरह की आशंका थी कि ये सिर्फ सत्ता हस्तांतरण हो सकता है और अंग्रेजों के बजाय सिर्फ भारतीय अंग्रेज यहाँ पर सत्ता में बैठ जाएंगे, वो बात काफी हद तक सही साबित हुई। और ये कह सकते हैं कि जो संपन्न तबका था, सवर्ण तबका था, इसको तो निश्चित तौर पर आजादी मिली। अब जहां तक अब बाकी बहुजन समाज की बात है, तो इसमें जब बहुजन समाज की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर आज की डेट में प्रचलित अर्थ में या तमाम राजनेताओं के और दलों के काम ऐसे रहे हैं कि बहुजन का अर्थ मूल रूप से दलित तक सीमित होता जा रहा है। लेकिन बहुजन का मूल अर्थ है जिसमें शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो और ओबीसी जो लोग हों। अब इन तीनों वर्गों को अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। जहां तक सबसे पहले मैं बात करूंगा शेड्यूल ट्राइब की। शेड्यूल ट्राइब के बारे में ये कह सकते हैं कि उनको आजादी का लाभ तकरीबन नहीं मिला है। कई मामलों में वो देश के आजाद होने से पहले ज्यादा बेहतर स्थिति में थे। अंग्रेज सरकार कहीं कोई अगर स्थानीय टकराव हो रहा हो या वैसा कुछ मामला हो तो अलग बात है, प्रायः उनको उनके मामलों में दखल नहीं देती थी। तो एक तरह से वो ज्यादा खुद मुख्तार थे, ज्यादा स्वायत्त थे। आजादी के बाद इन पर प्रतिबंध ज्यादा लगे हैं, इनके हक ज्यादा छीने गए हैं, इनकी सुनवाई कम होती है। और दूसरा फिर वर्ग है शेड्यूल कास्ट का। शेड्यूल कास्ट के साथ में क्या है कि इनके उस मामले में इनकी आजादी दो तरह की रहती है। जब इनके सामने कोई सवर्ण तबका सामने होता है या कोई सवर्ण इनके हक मारी करता है, तब इनके जो आजादी है वो बिल्कुल सिमट जाती है। उस मामले में ये आजाद नहीं हुए। जब इनके सामने कोई ओबीसी होता है, तब उसकी तुलना में कुछ अधिकार इनको मिले हैं और उसकी तुलना में थोड़ा बहुत शासन या प्रशासन इनको संरक्षण करता प्रतीत होता है। लेकिन वो तभी करता है जब इनके सामने शेड्यूल अदर ओबीसी कास्ट वाले मामले हों, बाकी तौर पर नहीं करता है। तो इनकी आजादी इस तरीके की है। और जो ओबीसी और किसान जातियां हैं, इनके साथ में एक अलग तरह की स्थिति रही है कि इनको लगातार जो अपने गांव के संस्कृति में रहते थे या उस तरीके से जो थे, उससे इनको जबरदस्ती शहरी संस्कृति की ओर धकेला गया और इस बहाने इनकी आजादी को काफी नियंत्रित कर दिया गया। इनके ऊपर शेड्यूल कास्ट के लोगों का के शोषण करने का भी आरोप लगता रहा, तो इस तरह से इनको अंदर एक गिल्ट भावना भी डाल दी गई और तो इस तरह से इनकी आजादी ज्यादा अच्छी है। इनकी जमीनें लगातार छिन रही हैं, इनकी जमीनें लगातार कम हो रही हैं। इनको जो वैकल्पिक रोजगार के अवसर, जो नौकरियों के द्वारा, शासन के द्वारा भागीदारी जो मिलनी चाहिए थी, वो लगातार उससे उनको वंचित किया जा रहा है।
तो कुल मिला के तीनों वर्गों को देखें तो इस तरह की स्थिति इसमें बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इसी आजादी से जुड़े मेरा अगला सवाल अनवरुल हुड्डा जी से है। सर, जिस तरीके से एक बेटी अमेरिका पढ़ने जाती है, बहुजन समाज की है, वो भारत आती है और कुछ मनचलों के वजह से उसकी मौत हो जाती है, तो आपको नहीं लगता कि जिस देश में 74 साल आजादी को हो गया, लेकिन अभी भी आजादी से पहले जो लड़कियों के साथ अत्याचार होते थे, रेप होते थे, आजादी के बाद कुछ ज्यादा होने लगे हैं और अभी भी लड़कियां अपने हिसाब से कदम नहीं उठा पा रही हैं? इस मुद्दे पर आपको क्या राय है आपकी? जी, मैं हद तक इस बात से सहमत हूँ। ये कंपैरिजन करना कि आजादी से पहले जो वुमेन थी उनके क्या कंडीशंस थे इंडिया में और अभी जो है क्या कंडीशन है, उसको बताने के लिए डेफिनेटली कुछ एम्पेरिकल एविडेंस की जरूरत होगी। बट अभी का जो सिचुएशन है उसको पूरी तरीके से हम जब देखेंगे तो जो वुमेन सिक्योरिटी है और जो वुमेन इशू है, हमने देखा कि कई दफा इलेक्शन में और इलेक्शन के बाद भी, और जब निर्भया हुआ था, कांड हुआ था, उसके बाद भी जिस तरीके से लोग स्ट्रीट पे आए थे और लॉ की मांग करी, और फिर और जो है जो लोग कल्प्रिट थे उनको कैपिटल पनिशमेंट भी दिया गया। लेकिन ये सारा प्रोसीजर हुआ, सारी चीजें हुई, लेकिन जो आपका सवाल है कि कितनी सुरक्षित है या कितनी आजाद है, तो आजादी तो अभी 7 दशक के बाद हम कहेंगे कि कागजों में है, आजादी कागजों में है, लेकिन सही मायने में आजादी जो है उनको नहीं मिली है। और इसका अगर जिम्मेदार अगर ठहराएंगे तो पूरी तरीके से जो है सिर्फ सरकार नहीं है, हमारा जो घर परिवार है, हमारी जो सोच है, हमारी जो पैट्रियार्कल अप्रोच है, जिस तरीके से हम वुमेन को देखते हैं, जिस तरीके से हम उनको कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, और जिस तरीके का एक हमारा जो एक जहन बना हुआ है कि जो वुमेन है वो इसीलिए है कि चार दीवारी के अंदर रहें, खाना बनाए, और हमारे जो मेन है या फिर जो परिवार है उसका ध्यान रखने के लिए हो। और इस सोच से अगर बाहर आएंगे तो डेफिनेटली कुछ हद तक आजादी मिलेगी। और उसके बाद जो अगला है वो है कि स्टेट के लेवल पे जो आजादी देने का है वो एक ऑल टुगेदर एक बहुत जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी। जैसे दिल्ली को रेप सिटी, रेप कैपिटल भी कहा गया, वहां पे लगातार चीजें हुई और कई एक के बाद घटना होते रहते। बहुत कम घटना जो होता है जो एक्चुअली में न्यूज़पेपर या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आ पाते हैं, ज्यादातर जो है तो वो तो रिपोर्ट भी नहीं हो पाते हैं। और उसके बाद भी हमने देखा है कि जब ओबामा आए थे और उसके बाद भी जब कई सारे ऐसा कुछ इवेंट होता है तो पूरा जो दिल्ली है वो सीसीटीवी कैमरा से सज जाता था। फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी ने कई सारे उन्होंने वादे करे और हद तक उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाए भी, लेकिन जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी डालने की बात है कि हाँ आप दिल्ली के सड़कों पे सिक्योर हैं, वो कहीं ना कहीं लगातार मिसिंग है। मुझे लगता है कि ये एक जो कदम था जिसमें वुमेन को जो ट्रेवल कर रही हैं स्पेशली दिल्ली में, कि अगर दिल्ली में ट्रेवल कर रही हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रेवल करने दिया जाएगा, एक अच्छा कदम था। कुछ इस तरीके के पॉलिसीज जो हैं वो देश भर में लागू करने होंगे और वुमेन की मोबिलिटी को और क्या कहते हैं उसको इम्प्रूव करना होगा, वुमेन को लिबरेट करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा वो मूवमेंट कर सके, वो ज्यादा से ज्यादा माइग्रेट कर सके, इंटरसिटी जो मूवमेंट हो उनका ज्यादा हो और उस दौरान उनको पूरी की पूरी सिक्योरिटी दी जाए और अलाउंस देने की बात हो तो अलाउंस दिया जाए और बेहतर पॉलिसी बनाया जाए जिससे वो सेफ फील कर सके, बिजनेस कर सके, पढ़ाई कर सके और इकोनॉमिक जो फ्रीडम है वो अचीव कर सके और सोशल सिक्योरिटी बेशक जो गवर्नमेंट उनको दे। जी इसी आजादी से और दिल्ली की आपने बात की, दिल्ली से जुड़ा एक प्रश्न है मेरा अगला। जिस तरीके से दिल्ली में सीएनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ,
खासकर जामिया को आतंकवादियों का अड्डा बोला गया है। उसके बाद अब जामिया को बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंक, सेंट्रल यूनिवर्सिटी रैंक में रखा गया है। तो इसी से जुड़ा एक सवाल है, सीए के पारित होने के बाद अब क्या लगता है, संविधान ऊपर है या पार्टी का विचारधारा? और जामिया को जहां बोला जाता था आतंकवादियों का अड्डा है, अब उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टॉप पे रखा गया है। इन दोनों चीजों पे आपकी क्या राय है? जी, तो ये जो है एक सवाल मतलब अभी के टाइम में जिस तरीके से हम देखेंगे कि 2014 के बाद से जो लगातार देश में चीजें बदली हैं, और ऐसा नहीं कि इससे पहले हालत सही नहीं थी, या इससे पहले जो हालत है वो बिल्कुल सही थी, और बिल्कुल से 2014 के बाद चीजें बदली है। 2014 के बाद जो है चीजें एस्केलेट हुई हैं। बट इसमें सबसे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसमें कि ये है कि ये देखना होगा कि उनको आतंकवादी कहने वाले कौन लोग हैं। ये अगर हम आइडेंटिफाई कर पाए तो चीजें बहुत सिंपल हो जाती है। वैसे लोग जिनको डर लगता है कि छात्र जो है अपनी बातों को रखें, जिनको डर लगता है कि वो अपनी राइट्स रिक्लेम करें, इनको डर लगता है कि ये बढ़ चढ़ करके उनको क्वेश्चन करेंगे, इनको डर लगता है कि ये जो है उनसे जो उनकी गद्दी है या फिर जो उनको एक तरीके के राजा बना दिया गया है, डेमोक्रेसी में राजा बना दिया गया है, उसको क्वेश्चन करें, तो बहुत इजी हो जाता है कि ऐसे लोगों को आतंकवादी का आप लेबल लगा दो। उसके बाद से मैं यहाँ रोकना चाहूंगा माफी के साथ। हमारा संविधान हक देता है बोलने का, प्रश्न करने का, तो फिर कैसे ये लोग आतंकवादी करार दे रहे हैं, आतंकवादी का हक बोल दे रहे हैं? तो संविधान के अनुसार इन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो देखना ये होगा इसमें कि संविधान जो है वो एक किताब है, और संविधान को लागू करने के लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो होती है ब्यूरोक्रेसी, वो होते हैं उस पे मॉनिटर, और वो देखने के लिए कि वो फंक्शनिंग सही से कर रहा है कि नहीं, उसके लिए होती है हमारी न्यायपालिका। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू होता है इसके एग्जीक्यूशन में, वो होते हैं हमारे राजनेता, जो पॉलिटिकल लीडर्स, जिनको हम एमएलए, एमपी और भी कई तरीके के लोग होते हैं, जो पार्लियामेंट में और फिर लोकसभा, राज्यसभा या पंचायत स्तर पे भी लोग चुन करके जाते हैं। तो अभी के समय में जो पूरा का पूरा जो है एक माहौल बना हुआ है, जहां पे आरएसएस का जो एजेंडा है, जो हिंदुत्ववादी एजेंडा है, जिसमें जितने भी लोग हैं सवाए सवर्ण, उनको इंफीरियर प्रूव करने की, उनको उनका से खत्म करने की, और उनको हर तरीके के जो उनके राइट्स हैं उसको किस तरीके से कुचला जाए, कम किया जाए, उसकी जो कोशिश है। तो जब एग्जीक्यूट करने वाले लोग ही उस माइंडसेट के होंगे, तो ऑब्वियसली जो इसका रिफ्लेक्शन है वो इस तरीके से दिखेगा कि आप अगर ट्वीट भी करेंगे तो आप जेल भेज दिया जाएंगे, और आप अगर स्पीच भी देंगे तो आप जो है एक सिंपल सा स्पीच भी देंगे तो आपको देशद्रोही करार दिया जाएगा। वहीं पर जो है हमारे जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर, वो कुछ भी बोल करके निकल जाए, कितना भी भड़काऊ भाषण बोल करके निकल जाए, या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कुछ भी बोल करके निकल जाए। इलेक्शन रैली में उन्होंने कई सारे कब्रिस्तान वर्सेस और रमजान वर्सेस दिवाली और पता नहीं क्या क्या बोल करके वो निकल गए। या फिर अभी जो दिल्ली पोग्राम हुआ, उसमें जो पॉलिटिकल लीडर्स थे बीजेपी के, वो कुछ भी बोल करके निकल गए, भड़काऊ भाषण दे करके चले गए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो इससे साफ जाहिर होता है जो एग्जीक्यूट करने वाले लोग हों वो अगर बायस्ड हो, उन्होंने अपना एजेंडा अपने जो संविधान के एजेंडा से ऊपर रखा हो, तो इसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल देखने को मिलेगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि फाइट बैक, तो ये लोग जो हैं, जो लोग जिन पे देशद्रोही का लेबल लग रहा है, ये लोग फाइट बैक करने वाले लोग हैं, ये जो है अपनी राइट्स रिक्लेम करने वाले लोग हैं। तो ये जो है लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि जो 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 फासिस्ट हुकूमत है, जो इस तरीके के लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करे, जब तक ये लोग हट नहीं जाते, ये जो है लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल। महेंद्र यादव सर, अगला सवाल आपसे राय आपकी जानना चाहूंगा। ट्वीट पर जिस तरीके से जेल जाने की बात की जा रही है, कल जिस तरीके से कोर्ट का डिसीजन आया, स्पीच पर देशद्रोही, कपिल खान को जिस तरीके से एक स्पीच पर देशद्रोही टैग लगा दिया गया, लोग देशद्रोही बोल रहे हैं, तो देश में असल मायने में आजादी का मतलब क्या? आजाद देश है कि नहीं, या बस सत्ता पक्ष के लोग जो चाहेंगे वही बोलेंगे?
देखिए, जो मौजूदा हालात हैं यानी एकदम तात्कालिक हाल हैं, जो आज के हाल हैं, आज कल के नहीं, आज के हाल हैं, उसमें तो सिर्फ ये है कि आपको पूरी स्वतंत्रता है सरकार के पक्ष में, देश के महिमा मंडन के पक्ष में, देश के कथित गौरवशाली इतिहास के बारे में बोलने के लिए। आप जो राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद है उसके बारे में कुछ भी बोलने के लिए आपको पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन ये स्वतंत्रता केवल यहीं तक है। आप अपने असंतोष के बारे में, अपने साथ होने वाले अन्याय के बारे में, सरकार के गलत कामों के बारे में, या और भी जो सरकार के तंत्र हैं, जो सरकार के और लोकतंत्र के स्तंभ है बाकी तीन मीडिया के अलावा, उनके बारे में आप कुछ भी नहीं बोल सकते। आज की मौजूदा स्थिति यह है। आप देश के प्रति जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं या कथित तौर पर जिनको नुकसान पहुंचाने वाले जो प्रचारित किया जा रहा है उनके बारे में आप खुलकर बोल सकते हैं, लेकिन इसमें भी शर्त है। आप पाकिस्तान की तरफ से, आईएसआई की तरफ से जो जासूसी करने वाले यहाँ पर पकड़े जाते हैं उनको आप बिल्कुल फांसी देने और तमाम तरह की खुलेआम मांग कर सकते हैं, उनके घरों पर हमला कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी शर्त है कि वो कोई आदमी सत्तारूढ़ दल से, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा नहीं होना चाहिए, ऊंची जाति का नहीं होना चाहिए, सवर्ण नहीं होना चाहिए। अगर इनके तबके से कोई जुड़ा हुआ आदमी देश के लिए गद्दारी भी कर रहा है तो आप फिर वहां पर आप देश के लिए भी नहीं बोल सकते हैं। ये है आज की मौजूदा सूरत। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कर रहे हैं। अनुरुल हुड्डा जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि न्यायालय में नेपोटिज्म, पॉलिटिक्स में भाई भतीजावाद, मीडिया में ब्राह्मणवाद, 70 साल बाद भी देश में भुखमरी, बेरोजगारी, भेदभाव, देश कब तक कुछ लोगों के हाथों में रहेगा, मुट्ठी भर लोगों के हाथों में रहेगा, कब बहुजनों के हाथों में आएगा? ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका बहुत ज्यादा आंसर जो है महेंद्र सर ने इसका वो किया है कि जैसे ही देश आजाद हुआ, आजाद तो बिल्कुल हुआ, तो वो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ही रह गया और जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब पे जो कब्जा रहा लगातार जो है सवर्ण, और उसके कई सारे जो है हमारे पास सर्वे हुए हैं या उसके कई सारे रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि न्यायपालिका में किस तरीके के लोग हैं, किस सोशल बैकग्राउंड और किस कास्ट बैकग्राउंड से वो आते हैं, या मीडिया में जो एडिटर्स हैं, डिसीजन मेकिंग में जो लोग हैं उनका सोशल बैकग्राउंड क्या है, कास्ट बैकग्राउंड क्या है। तो और पॉलिटिक्स में भी एक जो ट्रेडिशन है कि अपने ही परिवार के लोगों को प्रमोट करने का, तो ये बिल्कुल तब तक रहेगा जब तक जो है जो लोग हैं जो भुखमरी से पीड़ित हैं और जो गरीबी से पीड़ित हैं, वो लोग जो शोषित हैं, वंचित हैं, वो अपनी आवाज को लेकर करके मुखर नहीं होंगे। अभी के टाइम में जो सर जैसा बता रहे थे कि कई वर्गों में बिखरा हुआ है, कई वर्गों में बिखरा हुआ, हम जिन मुद्दों से जो हमारा एससी वर्ग है, जिन मुद्दों से वो पीड़ित है, उसी तरीके के मुद्दे से एसटी वर्ग भी पीड़ित है और कई सारे जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उनके भी सेम इश्यूज है। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि जब मांग रखने की बात होती है तो बहुत बिखर जाते हैं और जो सरकारें हैं और जो सत्तारूढ़ पार्टी है और जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं वो बहुत आसानी से एक वर्ग को दूसरे जो शोषित वर्ग हैं उन्हीं को एक दूसरे से बिल्कुल लड़ा कर करके मुद्दा कहीं और बता देती है। अभी इसका बहुत क्लासिक एग्जांपल है ये राम मंदिर का। अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस से पूरे देश, ना कि देश भर में, दुनिया भर में किस तरीके के हालात हैं। जी सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा, आप बोलिए। जी, तो अभी हम देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में किस तरीके का अभी पैंडेमिक के हालात हैं और उस समय पे जो हमारे देश में प्रायोरिटी क्या है। एक हॉस्पिटल जो है सरकार, वो जो मोदी जी हैं, जो सिर्फ जी के लिए जी हैं, वो जाकर के इनॉग्रेशन करते हैं, कैंटीन को हॉस्पिटल बना देते हैं और इनॉग्रेशन कर करके निकल जाते हैं।
इस समय पे देश को चाहिए था कि एक नेशनल रोड मैप की जरूरत थी। पूरे देश में किस तरीके से इस पैंडेमिक को कंट्रोल किया जाए, क्या पॉलिसीज हो जो माइग्रेंट लेबर्स हैं और जो जो डेली वेजर्स हैं, जो फ्रीलांस राइटर्स हैं या फ्रीलांस जो भी वर्क करते हैं, चाहे रूरल और अर्बन एरियाज में, या फिर मनरेगा के जो लोग जो काम करते हैं, उन सब को लेकर के कोई भी ढंग की पॉलिसी नहीं लाई है। जितना भी काम हो रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से कर रही है। नेशनल गवर्नमेंट का जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक तरीके की नेशन वाइड कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, नहीं ला रही है, नोइंग कि देश का कंडीशन क्या है। तो उससे वो पूरा दिख रहा है कि जो प्रायोरिटी है वो कभी इस देश का जो शोषित वर्ग रहा है वो कभी नहीं रहा है। इनइक्वलिटी आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस टाइम पे जो एवरेज इनकम है, जो परचेजिंग पावर है लोगों का कम हो रहा है, आम आदमी का, किसान जो है 12,000 सालाना कमा रहा है, ठीक है, और उसकी जो इनकम है वो मतलब वो सुसाइड करने पे मजबूर है। उसी टाइम पे देश में जो धन कुबेर है उनकी नंबर बढ़ती जा रही है। तो प्रायोरिटी साफ है और ये तब तक होता रहेगा जब तक ये तमाम शोषित वर्ग जो है वो इकट्ठे नहीं आएंगे और जब तक वो मुखर होकर के अपनी बातों को नहीं रखेंगे। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं अब हमें दिखने भी लगे हैं। शाहीन बाग एक बहुत क्लासिक और बहुत प्यारा एग्जाम्पल था। वो सिर्फ सीए को लेकर के था, लेकिन जिसमें एक क्रॉस जो सोशल बैकग्राउंड के लोग जिसमें आकर के सॉलिडेरिटी दिखाए। मुझे लगता है कि एक अच्छा यहाँ से बिल्डिंग हो सकता है, एक अच्छा यहाँ से कंस्ट्रक्ट हो सकता है जिसमें सारे तमाम वर्ग जो हैं, शोषित वर्ग हैं, वो एक साथ आए और अपने मुद्दे को रखें। और इस तरीके की जो भी सरकार आए, कोई एक सरकार नहीं है, सभी के वही हालत है। वो जब भी आते हैं और उनका एक करप्शन और बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली में लोगों के लिए काम करा है। तो ये वर्ग आए और इनको जो 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 हमारे डेमोक्रेसी में जो राजा बन चुन कर करके आ जाते हैं और जो राजा की तरह व्यवहार करते हैं, उनको उखाड़ फेंके और खुद रिप्रेजेंटेटिव बने और खुद अपने देशों का जो है वो कमान लें और बहुजन खुद कंट्रोल करें। और मुझे लगता है कि वो जो वक्त है वो धीरे 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 जल्दी आएगा। सर जी जी परितोष जी, मैं ये कहने वाला था, जो आपने प्रश्न पूछा था उसी को, यानी जो बहुजनों को कितनी आजादी मिली है, उसी को परिभाषित करने के लिए मैं थोड़ी सी बात और समझाना चाहता था। वो ये कि जैसे इसके पहले मैंने बताया कि हम लोगों को कहाँ तक और कितनी बोलने की आजादी दी गई है व्यवहार में। तो अब ये ऐसा भी नहीं है कि ये बात हम हर तरह से साबित कर पाए। इसकी भी इन लोगों ने काट निकाल के रखी है। इन्होंने तय कर रखा है कि हमारे सरकार के, देखिए सरकार जब है, जब तक लोकतंत्र है तब तक उसको विपक्ष तो चाहिए ही चाहिए। तो इन्होंने अपना प्रायोजित प्रतिपक्ष बना के रखा है, स्पॉन्सर्ड अपोजिशन बना के रखा है। उनको छूट है, ये बोल सकते हैं। कुछ इनके पत्रकार हैं उस तरह के, कुछ इन्होंने जेएनयू से पैदा किए हैं, उठाए हैं जिन्होंने, और उस तरीके से इनको वहां पेश कर दिया गया है। कन्हैया कुमार जैसे हो गए पत्रकारों में, रवीश कुमार जैसे हो गए। इनको इन्होंने तय करके रखा है और इनका दायरा तय है। ये वहीं तक बोलेंगे जितनी इनको छूट दी गई है। और इस तरह से सरकार ये दावा कर लेती है, सत्तारूढ़ दल इस तरीके से कहने में सफल हुआ था कि देखिए इस प्रधानमंत्री को जितनी गालियां किसी ने दी उतनी तो किसी ने नहीं दी, हमारे खिलाफ कौन नहीं बोलता। बताइए, जो एक वो उद्योगपति थे, कौन से, राहुल बजाज, उन्होंने जब गृह मंत्री से किया तो गृह मंत्री ने जवाब यही दिया कि देखिए आपने मेरे से सवाल किया ना, तो आपको डर लग रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे बोलने में डर लग रहा है। ये सारे ड्रामा ये कर लेते हैं। कई इनके इस तरीके से पत्रकारों में भी हैं और कई तरीके से टीवी चैनलों में भी कई बार ऐसे लोग हैं। तो उनके द्वारा ये उतना ही चाहते हैं कि विपक्ष में कितना बोल रहा है, कितना नहीं बोल रहा है। यहाँ पर साईं बाबा की सजा अलग रहेगी। और जब जो छत्तीसगढ़ में जो डॉक्टर थे विनायक दास, जिनको पहले उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी, बड़ा शोरगुल हुआ, फिर उनको रिहा कर दिया गया।
तो ये सब मामले चलते हैं यहाँ पर। आप वही बात अगर आप बोलेंगे तो उसकी सजा अलग होगी, और वही बात अगर रवीश कुमार बोल देंगे या कन्हैया कुमार बोल देंगे तो उनकी वाहवाही भी हो जाएगी। तो आजादी कई तरीके से, कई स्तरों पर, कई वर्गों में अलग अलग तरीके से इन्होंने निर्धारित करके रखी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तमाम महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं जाते जाते एक बात भगत सिंह की याद दिला दूं। भगत सिंह ने बोला था कि बस देश को आजाद करना मकसद नहीं है, देश को बेहतर बनाना मकसद है। अगर क्योंकि अंग्रेजों के हाथ से सत्ता छीनकर कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में जाती है, इससे जो शोषित लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जो बहुजन लोग हैं, उनको परेशानी होगी, देश में सांप्रदायिक दंगे होंगे। और वही हो रहा है। भगत सिंह के सपनों का गला घोट दिया गया। उनका सपना था बेहतर भारत बनाने का, जिसमें सभी लोग मिलजुल कर रहें, शांति से रहें, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सत्ता है, जिस सत्ते का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो तमाम जानकारी के लिए, आप महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।